हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम का जो सदिश रूप है, किस दिशा में फोर्स लग रहे हैं, इसकी चर्चा आज करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे सजातीय आवेशों के लिए और फिर हम बात करेंगे विजातीय आवेशों के लिए। सजातीय आवेश वो जो समान थे प्रकृति में, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, और विजातीय आवेश वो जो प्रकृति में विपरीत थे, यानी प्लस माइनस। तो हमें पता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यानी इन दोनों पे लगने वाला जो बल है F, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो ये इसको धक्का मारेगा और ये भी इसको धक्का मारेगा। तो समझने की बात ये है कि कूलाम के नियम की पिछली वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था एक वीडियो में कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है R। तो उनके बीच लगने वाला जो बल है F वो है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है बहुत से स्टूडेंट्स को कि इनके बीच में ये बल लग रहा है, ठीक है, पर अगर ये क्लियर किया जाए कि क्या ये आवेश इस पे फोर्स लगा रहा है कि ये आवेश इस पे फोर्स लगा रहा है, या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं F, यानी ये इस पे जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे दो आवेश मैंने ले लिए Q1 और Q2, देख सकते हैं ये दो आवेश ले लिए Q1 और Q2, और ये मूल बिंदु है O। जैसा कि हमें पता है निर्देशांक ज्यामिति में कि मूल बिंदु ये है, इधर x एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस है। तो यहाँ पे कहीं दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो बिंदु A और B पर हैं। अच्छा, एक बात और समझ ली जाए बड़े ध्यान से, ये पूरा का पूरा सदिश रूप समझने के लिए मैथमेटिक्स की बेसिक कुछ चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ा सा गणित आना चाहिए, क्योंकि किसी ने बोला है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की भाषा है गणित। यानी अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो 12th लेवल की फिजिक्स सीखना थोड़ा मुश्किल है। तो देखें बड़े ध्यान से, तो यहाँ दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो कि बिंदु A और B पर हैं। अब मैं ये कहूँ कि यार Q1 जो है उसकी स्थिति किधर है, तो स्थिति का मतलब किसी एक रेफरेंस पॉइंट से स्थिति मानेंगे ना भाई, कहीं से तो स्थिति मानेंगे। सपोज करके आप मेरे सामने हो, या फिर मेरे राइट हैंड पे इधर ये बेंच है, तो कहने का मतलब ये है मैं किस रेफरेंस पॉइंट से मान रहा हूँ, मैं यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से मान रहा हूँ कि मेरे राइट में है, पर आपके लेफ्ट में होगी अगर आप सामने हो तो, और इधर मेरी तरफ मुंह किए हो तो कहने का मतलब ये है रेफरेंस पॉइंट से देखना है कि कोई चीज़ किधर है, किस डायरेक्शन में है, यानी उसकी स्थिति किधर है। और स्थिति है तो उसकी वो सदिश है, सदिश का मतलब है किसी डायरेक्शन सदिश यानी दिशा सहित, यानी कि बिंदु O से अगर मैं बात करूं बिंदु A जो है उसका स्थिति सदिश किधर है, तो वो OA वेक्टर है, यानी O से A की तरफ है, यानी कि आवेश Q1 जो है वो OA दिशा में है, यानी कि OA वेक्टर को मैंने R1 वेक्टर मान लिया है। सेम ऐसे ही आवेश जो Q2 है वो उसका जो स्थिति सदिश है वो है OB दिशा में, यानी OB वेक्टर जिसको मैंने R2 सदिश मान लिया है। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि AB वेक्टर BA वेक्टर क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि यार A से B तक की जो डिस्टेंस है, क्या AB या BA बराबर है, यानी क्या AB और BA दोनों आपस में बराबर दूरियां हैं। हाँ बिल्कुल बराबर हैं, यानी A से B तक जितनी दूरी है उतनी दूरी B से A तक है, पर दिशा अलग अलग हैं। यानी A से B तक की जो दिशा है वो ये है और B से A तक की जो दिशा है वो इधर है। यानी कि अगर मैं ध्यान से समझो, अगर मैं AB और BA की बात करूं तो उनका परिमाण तो बराबर है, AB और BA का परिमाण बराबर है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना AB वेक्टर और BA वेक्टर, यानी उन पर अगर सदिश लगा दूं, सदिश यानी ये तीर का चिन्ह, तो ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि AB वेक्टर इस दिशा में है और BA वेक्टर इस दिशा में है। तो कहने का मतलब है AB वेक्टर को अगर मैं R12 वेक्टर मान लूँ, 12 क्यों, क्योंकि यार A से B की तरफ, AB का मतलब A से B की तरफ अगर वेक्टर ऊपर लगा है तो यार A से B की तरफ, यानी आवेश 1 से आवेश 2 की तरफ, यानी इसको मैं मानूंगा R12 वेक्टर। सेम ऐसे ही अगर मैं BA वेक्टर की बात करूं तो इसका मतलब है B से A की तरफ,
यानी आवेश 2 से आवेश 1 की तरफ, यानी यहाँ पे मैं बोलूँगा r21 वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक की का बात समझ में आ गई। आगे समझना बड़े ध्यान से। एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है एकांक सदिश। तो क्लास 11th की फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस एक चैप्टर है, सदिश विश्लेषण, उम्मीद है वो पढ़ा होगा। उसके बेस पे ये कूलम्ब्स लॉ समझ में आएगा, वेक्टर फॉर्म। तो देखें बड़े ध्यान से, एकांक सदिश, एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। यानी कोई भी सदिश, यानी किसी भी डायरेक्शन का सदिश, बस उसका परिमाण 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ 1 मीटर पूर्व दिशा में, तो मेरी तरफ से जो पूर्व है वो इन दिस डायरेक्शन है, इधर है 1 मीटर, तो 1 मीटर पूर्व दिशा में अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये हो गया एकांक सदिश, और उसकी दिशा ये हो गई। पर सिर्फ मैं ये कहूँ 1 मीटर, तो ये एकांक सदिश नहीं है। तो सदिश का मतलब है दिशा भी बताओ, और एकांक का मतलब है जिसका मान है 1। तो अगर मैं ये कहूँ कि एकांक सदिश इधर चल लो पूरब में, तो शांति से 1 मीटर चल लो, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे एकांक सदिश का मतलब है जिसका परिमाण 1 हो, और सदिश तो मतलब ये है इसकी कुछ ना कुछ दिशा है। तो यहाँ पे r12 पे कैप लगा दिया, सदिश को कैप से व्यक्त करते हैं, यहाँ पे कैप लगा दिया है, r12 का कैप। इसका मतलब ये है 1 से 2 की तरफ, यानी इस आवेश 1 से इस आवेश 2 की तरफ, और कैप लगा है, इसका मतलब है कि 1 से 2 की तरफ एक एकांक, एक कुछ भी, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। कहने का मतलब है परिमाण 1 हो, इतनी दूरी। आगे देखें, ऐसी एकांक सदिश r21 वेक्टर, सॉरी एकांक सदिश r21 पे कैप लगा है। इस कैप का मतलब है 2 से 1 की तरफ, लेकिन एकांक है जिसका परिमाण हो 1। आगे समझते हैं इन सब रामायण के बाद की कहानी, क्योंकि इतनी रामायण तो क्लास 11th में पढ़ ली है, सभी ने पढ़ ली है, फिर भी बता दिया है। आगे समझते हैं। तो हमें ये बात पता है यार कि क्यों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, और अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मानते थे r। पर इस बार क्या है, इस बार क्वेश्चन ये है कि यार आवेश q1 पे फोर्स कितना लग रहा है और आवेश q2 पे फोर्स कितना लग रहा है। तो आवेश q1 पे जो बल लग रहा है ना, उसको बोलेंगे F1, यानी 1 पे लगने वाला बल। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। अगर ये सजातीय आवेश है तो ये 2 इस पे आवेश 1 पे धक्का मारेगा और उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और आवेश q1 आवेश q2 को इधर धक्का मारेगा और इस दिशा में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि आवेश q1 पे लगने वाला बल आवेश q2 के कारण, तो उसको किससे व्यक्त करेंगे, तो भैया 1 पे लगने वाला बल 2 के कारण, यानी F12। 1-2 का मतलब है 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं F12 ऊपर वेक्टर लगा है। वेक्टर मतलब बल एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो कहीं ना कहीं तो बल लग रहा होगा, कोई ना कोई तो दिशा होगी, तो इसीलिए तो वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा हूँ। तो देखें बड़े ध्यान से, F12 यानी 1 पे लगने वाला 2 की वजह से। हमें ये बात पता है, फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0। तो 1/4πε0 को यहाँ स्मॉल k से डिनोट किया गया है, तो ये स्मॉल k यानी 1/4πε0। ध्यान रहे कैपिटल K अलग बात थी, कैपिटल K का मतलब था परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता, या उसको एप्सिलॉन r से भी डिनोट कर देते थे, वो एक अलग बात है। यहाँ पे तो वो 1/4πε0 है, अपॉन में k भी लिख सकते हैं कैपिटल K, लेकिन फिलहाल स्मॉल k है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, पूरी अनुक्रमानुपाती नियतांक है ये। तो ये हो गया। फिर Q1 Q2, ठीक है, अपॉन होता था दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो ये है, यानी या तो AB लिख दिया जाए या BA लिख दिया जाए। और हमें ये बात पता है यार 1 पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स इधर लग रहा है और इधर बल लग रहा है। तो ये बताओ ये BA वेक्टर की दिशा में लग रहा है या AB वेक्टर की दिशा में लग रहा है। 1 पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, BA वेक्टर की दिशा में लग रहा है या AB वेक्टर की दिशा में लग रहा है। तो आपको पता है कि 1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, यानी B से A की तरफ लग रहा है, यानी BA वेक्टर की दिशा में लग रहा है। तो इस दूरी को AB वेक्टर ना लिख के, सॉरी इस दूरी को AB ना लिख के BA लिख दो, ठीक है। तो दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, और ये बीच की दूरी है BA,
उस बी ए का स्क्वायर। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है वेक्टर, यानी दिशा भी बताओ। तो ये दिशा है वो किधर है, इस पर 1 आवेश पर लगने वाला इधर है, तो इधर का मतलब बी से ए की तरफ है। तो यहाँ दिशा और बता दो, बी ए वेक्टर की दिशा में। पर भैया ये तो मैंने लैंग्वेज लिख दी हिंदी में, और फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो ये है मैथमेटिकली पूरी की पूरी कहानी। मतलब ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ना बी ए वेक्टर की दिशा में, ये ख़त्म, और इसकी जगह इसी का रूप मैथमेटिकली इसका फॉर्म जो है वो ये है। तो देखें बड़े ध्यान से, F12 वेक्टर ये है, यानी 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से, ठीक है, वेक्टर लग गया, K हो गया Q1 Q2 अपॉन B से A तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो बड़े ध्यान से, हमें ये बात पता है A से B तक की हमने R12 मानी है, और B से A तक की हमने मानी है R21। हालांकि परिमाण तो R12 और R21 बराबर है, क्योंकि AB और BA परिमाण में तो बराबर है, पर दिशा AB वेक्टर और BA वेक्टर अलग अलग है, इसलिए R12 वेक्टर और R21 वेक्टर अलग अलग है, ठीक है। तो इस BA को क्या लिख सकते हैं, BA को लिख सकते हैं R21, यहाँ लिख दो R21 का स्क्वायर, जैसे यहाँ BA का स्क्वायर है। अब वो ये कह रहा है BA वेक्टर की दिशा में, अब इसको मैथमेटिकली लिखो, क्योंकि वही बात, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की भाषा है गणित। तो भैया इसको लिखते हैं हिंदी में नहीं लिखना, इसको मैथमेटिकली लिखना है। तो बी ए वेक्टर की दिशा का मतलब है इस दिशा में। तो हमें ये बात पता है कि सिर्फ दिशा और लिखनी है, यानी कि परिमाण तो ये आ गया पूरा का पूरा, परिमाण यानी इसका मान तो आ गया। अब सिर्फ दिशा लिखनी है, परिमाण नहीं बढ़ाना, 2 3 4 5 नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी अगर यहाँ आगे इसमें मल्टीप्लाई करूँगा ना, इसमें पूरे में 3 का 4 का 5 का, तो उतने गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँ, 1 का गुणा करूँ, तो उतना का उतना ही बना रहेगा, क्योंकि 1 का गुना मतलब उतना का उतना। तो यार एक बात समझ में आ रही है, बी ए वेक्टर ये तो हो गया हमारा R21 वेक्टर, लेकिन बी ए वेक्टर की दिशा का मतलब सिर्फ दिशा चाहिए, सिर्फ दिशा चाहिए। यानी कि इसका अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ 1 से, ध्यान से देखें, ये बी ए तो हो गया R21 का स्क्वायर। अब इस पूरे में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे उतना का उतना ही रहता है। यहाँ 1 का मतलब है एकांक, तो क्यों ना इस बी ए वेक्टर को इन दोनों में से कौन से एकांक सदिश से डिनोट करूँगा। तो देखो ना, बी ए मतलब 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ कौन सा एकांक सदिश है, 1 2 या 2 1 का कैप। तो समझ में आ रहा है 2 से 1 की तरफ के लिए 2 1 का कैप है, यानी कि इसमें 2 1 का कैप का मल्टीप्लाई और कर दिया। इस कैप का मतलब है 1 एकांक। यार 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो हो रहे तो उतना ही गया ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। लेकिन कैप ये बात जरूर कह रहा है, मतलब इस हिंदी की बात को मैथमेटिकली अब हमने बोल दिया। ये कैप का मतलब है एकांक सदिश, सदिश का मतलब यहाँ दिशा हो गई, लिख गई, और वो दिशा क्या है 2 से 1 की तरफ, तो आवेश 2 से 1 की तरफ, यानी इन दिस डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई है, और इस इक्वेशन फर्स्ट का मतलब ये है फोर्स इतना का इतना है, वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना। और ये एकांक सदिश का मतलब 1 का मल्टीप्लाई, ये मत समझ लेना R21 का मल्टीप्लाई हो गया है भैया, परिमाण R21 नहीं है, उसका मान नहीं है R21, उस पर कैप लगा, इसका मतलब है 1, इस पूरे का परिमाण जो है वो 1 है, और कैप सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि दिशा किधर है, तो 2 से 1 की तरफ, यानी 2 से 1 की तरफ, यानी ये दिशा, और इस दिशा का मतलब है बी ए वेक्टर की दिशा। यानी इस हिंदी के वर्ड को, इस पूरी की पूरी लाइन को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। तो यहाँ से भी ये बात हम कह सकते हैं कि 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से जो है वो इतना है, और किस दिशा में है 2 से 1 की तरफ। तो सही बात है यार, 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से, यानी ये धक्का मार रहा है, और किस दिशा इतना है, ठीक है, और किस दिशा में है 2 से 1 की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। तो ये जो एरो बनना है इस डायरेक्शन में है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसी बात करें यार, 2 पर Q2 पर Q1 की वजह से कितना बल लग रहा है, तो यार F12 का मतलब था 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से, ऐसे F21 का मतलब हो जाएगा 2 पे लगने वाला बल 1 की वजह से। तो F21 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है वो है AB, उसका वर्ग, तो AB स्क्वायर
फिर कॉमा लगा दिया और दिशा देखें किधर है यार, 2 पे लगने वाला बल इसकी वजह से जो है वो इधर है ना। अब ये जो दिशा है वो ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है, ए से बी की तरफ है, तो उसको लिख दिया ए बी वेक्टर की दिशा में। ठीक है बॉस, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि यार ए बी स्क्वायर जो है, ए बी, इस ए से बी तक की जो दूरी है वो है R12। हालांकि टेंशन लेने की बात नहीं है, R12 R21 बराबर है, ए बी मतलब R12। ठीक है, तो ए बी का मतलब ये हो गया R12, उस पर लगा स्क्वायर, ए बी पे यहाँ पे भी लगा दिया स्क्वायर। और ये दिशा को कैसे लिखेंगे, ए से बी की तरफ वाली दिशा, तो ए से बी की तरफ वाली का दिशा का मतलब है 1 से 2 की तरफ। दिशा ही दिशा लिखनी है, तो जब दिशा ही दिशा लिखनी है तो एक अंक सदिश लगा दो, क्योंकि एक का गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिशा ही दिशा मानी जाएगी। तो यहाँ एक अंक सदिश लगा दिया और ये है 1 से 2 की तरफ, R12, जैसे यहाँ पे 2 से 1 की तरफ लग रहा है और कैप लगा है, कैप का मतलब इसका मान 1 है, सेम ऐसे ही यहाँ पे R12 यानी 1 से 2 की तरफ और लगा दिया ऊपर कैप। तो यहाँ पे ये हुआ कि यार 2 पे लगने वाला जो बल है 1 की वजह से वो लग रहा है 1 से 2 की तरफ वाली दिशा में, और इसका मान है ये। तो यार 2 पे लगने वाला इसकी वजह से किस दिशा में लग रहा है, 1 से 2 की दिशा में, और इसका मान है उतना ही। अब देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर सकते हो, के Q1 Q2 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर एक ही है। मैग्नीट्यूड में R12 यानी इतनी दूरी, R21 यानी फिर से इतनी दूरी, यानी R12 और R21 जो है, R21 और R12 है परिमाण में बराबर हैं। तो भैया कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा ड्रामा परिमाण में बराबर है। ठीक है, और ये एक अंक और ये भी एक अंक, मतलब 1 1 का मल्टीप्लाई, तो पूरा का पूरा परिमाण तो बराबर है, बस दिशा अलग अलग है। ये कह रहा है, ये वाला बल कह रहा है 2 से 1 की तरफ लग रहा है मेरे पे बल, और 2 वाले आवेश पर 1 की वजह से लग रहा है 1 से 2 की तरफ, यानी ये डायरेक्शन अपोजिट है भाई। 1 पे लग रहा है 2 से 1 की तरफ, और 2 आवेश पर लग रहा है 1 से 2 की तरफ। तो 1 आवेश पर लग रहा है 2 से 1 की तरफ, और 2 आवेश पर लग रहा है 1 से 2 की तरफ, तो यार डायरेक्शन अपोजिट है। और जब एक ही परिमाण के 2 सदिश विपरीत दिशा में हों, एक इधर और एक इधर, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी एक दूसरे पे, मतलब उनमें क्या होगा, किसी एक में माइनस का साइन लगा दो। सपोज करके एक इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और एक इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, अगर इसको प्लस का 5 न्यूटन बोल रहे हैं तो इसको माइनस का 5 बोलो, या इसको प्लस का 5 बोलो तो इसको माइनस का 5 बोलना है मैथमेटिकली। तो कहने का मतलब ये है दोनों बल दिशाओं में विपरीत हैं, यानी कि इसको समीकरण 1 और 2 से तुलना करके हम ये कह सकते हैं कि 1 पे लगने वाला 2 की वजह से जो बल है उसकी दिशा विपरीत है 2 पे लगने वाला बल 1 की वजह से, और दिशा विपरीत का मतलब है यहाँ माइनस साइन लगा दो, यानी एक पे साइन है प्लस का और एक पे साइन है माइनस का, यानी इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अब इस पूरे ड्रामे से एक बात समझ में आई है कि यार ये जो फोर्स हम पहले निकाल रहे थे ना, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r², वो दोनों ही यही फोर्स हैं जो कि परिमाण में बराबर है बस दिशा अलग अलग है। यानी F12 और F21 दोनों परिमाण में बराबर हैं, बस दिशा अलग अलग है। और इसी को हम सीधे F लिख देते थे उस कूलाम के नियम में, जो मैंने पिछली डेरिवेशन जो कूलाम्स लॉ कराया था उसमें केवल F लिखी थी। उस F का मतलब यही था कि चाहे 1 2 मान लो चाहे 2 1 मान लो, वैसे दोनों ही मानो, क्योंकि 1 2 पे लगा रहा है और 2 1 पे लगा रहा है। आगे समझते हैं। तो ये बात हो गई सजातीय आवेशों की, जब दो आवेश समान परिमाण के, समान प्रकृति के थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो पता है हमें एक दूसरे की ओर एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। पर यहाँ पे कहानी आ रही है विजातीय आवेशों के लिए, यानी ऐसे आवेश जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 पे लगने वाला 2 की वजह से इधर लग रहा है, और 2 पे लगने वाला 1 की वजह से इधर लग रहा है, यानी 1 2 को इधर खींच रहा है और 2 1 को इधर खींच रहा है। फिर से सारी की सारी वही स्थिति है जो इसमें है, बस दिशा, ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये आकर्षण बल लग रहा है। अब समझते हैं फिर से, हमें ये बात पता है यार ए बी या बी ए का परिमाण बराबर है, मान बराबर है, जो कि आर के बराबर है, या R12 और R21 कर लो। अगर ए से बी तक की दूरी को R12 कर रहे हैं तो बी से ए तक की दूरी को R21 कर लो, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दिख भी रहा है।
आगे परिमाण तो ए बी और बी ए के बराबर है, लेकिन ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो है ये आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग है। भैया ए बी वेक्टर इधर है और बी ए वेक्टर इधर है। सेम ऐसे ही जब ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल नहीं है और ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी का मान r12 है तो ए बी वेक्टर हो जाएगा r12 वेक्टर, और बी ए का मान r21 है तो बी ए वेक्टर हो जाएगा r21 वेक्टर। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब वेक्टर तो इक्वल नहीं है लेकिन परिमाण इक्वल हैं। आगे समझें। वैसे तो हमें पता है यार r12 r21 दोनों पे कैप लगा है, तो दोनों पे कैप लगा है यानी दोनों का परिमाण तो 1 है। भाई कैप का मतलब एकांक सदिश है और इन दोनों का परिमाण 1 है। पर परिमाण 1 है लेकिन अगर सपोज करके एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है तो वो दोनों वेक्टर बराबर नहीं माने जाते, चाहे एक एक हो उनका परिमाण। सेम ऐसे यहाँ सिचुएशन बनी है, दोनों पे कैप लग रहा है यानी दोनों का परिमाण 1 है, पर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है 1 से 2 की तरफ और ये है 2 से 1 की तरफ, और 1 से 2 और 2 से 1 ये डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गई है, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो यानी हम बराबर नहीं बोलेंगे। आगे समझते हैं। तो Q1 पे लगने वाला बल Q2 की वजह से कितना लग रहा है? तो यार Q1 पे लगने वाला यानी F1 और 2 के कारण, भाई जिस पे बल लगेगा वो पहले लिखो और जिसकी वजह से लगेगा वो बाद में। तो यहाँ F12 है तो इसका मतलब 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, वही K, ये वही है कि 1/4πε0। मैं शॉर्ट में अब K लिखूंगा, अब पूरी रामायण नहीं लिखूंगा, 1/4πε0 बहुत लंबा हो जाता है यार। तो ये हो गया। फिर Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, पहले r² कर रहे थे, अब यहाँ बीच की दूरी है AB, उसका स्क्वायर कर दो। और ये देखो अब इस 1 मतलब 1 आवेश पर लगने वाला जो बल है 1 2 का मतलब 1 पे लगने वाले 2 की वजह से, तो 1 पे लगने वाला बल किधर है? इधर है। और ये जो डायरेक्शन है ये AB वेक्टर है या BA वेक्टर है? ये है AB वेक्टर। तो यहाँ लिख दिया भाई साहब AB वेक्टर की दिशा में, इस पूरे में AB जो है AB वो r12 हो गया, तो यहाँ r12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB का स्क्वायर मतलब r12 का स्क्वायर हो गया। और AB वेक्टर की दिशा यानी यहाँ इन दिस डायरेक्शन का मतलब है 1 से 2 की दिशा, ये वाली दिशा। तो इसको लिखेंगे r12 पे कैप लगा दो बस। इस कैप का मतलब है इसमें पूरे में 1 का गुणा कर दिया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशा तब भी जिंदा रहेगी क्योंकि ये एक अंक सदिश है। तो दिशा ही तो जिंदा करनी है भाई मेरे। इस AB वेक्टर की दिशा में इस बात को लिखना है मैथमेटिकली, तो ये लिख दिया कैप लगा के। सीधी बात ये समझ लो कि सिर्फ दिशा लिखनी हो तो कैप वाले का मल्टीप्लाई कर दो, वो कैप का मतलब है मान तो 1 है और दिशा ही दिशा रहेगा इसमें, सो दिशा वो दिखा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से जो है वो 1 से 2 की तरफ लग रहा है दिशा में, तो 1 पे लगने वाला बल 2 की वजह से जो है वो 1 से 2 की तरफ यानी इन दिस डायरेक्शन लग रहा है। तो ये क्वेश्चन ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें कि यार Q2 पे लगने वाला जो बल है Q1 की वजह से वो कितना है, तो देखो Q2 ये है, इस पे जो Q1 की वजह से बल लग रहा है वो हमें पता है यार इन दिस डायरेक्शन लग रहा है, फिर भी इसको F21 लिखेंगे, वेक्टर लगा दिया तो K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी B से A तक BA स्क्वायर, और डायरेक्शन की तरफ B से A की तरफ तो BA वेक्टर की दिशा में, और BA जो है वो AB और BA इक्वल ही है, चाहे r12 चाहे r21 कुछ भी लिख दो, पर फिर भी हम AB को AB थोड़ा देख के अच्छा लगता है, अरे कि A से B की तरफ है तो 1 2 लिखना अच्छा लगता है ना, r12 लिखते हैं, इसीलिए AB को r12 लिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो AB है तो r12 लिख रहे हैं, और BA जो है BA उसको r21 लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं BA को r21 लिख रहे हैं, यहाँ पे भी BA को r21 लिख रहे हैं। वैसे r12 और r21 की जगह आपस में बदल सकते हैं, उस कैप वाली जगह मत बदल देना, क्योंकि कैप दिशा और बता रहा है भाई मेरे। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स 11th के पढ़ के आए हैं, कंडीशन खराब हो चुकी है कोरोना की वजह से। आगे देखें तो BA वेक्टर की दिशा में यानी इन दिस डायरेक्शन, तो ठीक है यार r21 B से की तरफ यानी 2 से 1 की तरफ यानी 2 1 कैप। अब ये दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो, तुलना करो, तो जैसी तुलना करी तो समझ में आया r12 और r21 भी इक्वल है, तो यार ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा परिमाण बराबर है। रही बात कैप की, तो यार कैप में परिमाण तो बराबर ही है, ये भी 1 1 है,
क्योंकि एकांक सदिश है। पर यहाँ कैप का मतलब है एकांक सदिश, और सदिश का मतलब डायरेक्शन पे और ध्यान देना है। तो ये डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ और ये डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ। तो मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन है ये है 1 से 2 की तरफ, यानी 1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो लग रहा है 1 से 2 की तरफ। ठीक है साहब, 1 पे लगने वाला फोर्स 1 से 2 की तरफ इधर, और 2 पे लगने वाला फोर्स है वो है 2 से 1 की तरफ यानी इधर। तो कहने का मतलब ये है, ये बस डायरेक्शन अलग अलग है, यानी 1-2 और 2-1 दोनों के परिमाण बराबर हैं, बस दिशा अलग अलग है। यानी कि F12 और F21 दोनों आपस में बराबर हैं परिमाण में, पर वेक्टर फॉर्म है इसलिए माइनस लगाना ज़रूरी है। इस माइनस का मतलब ये मत समझ लेना इसका माइनस है ये, या इसका मान कम है, इस माइनस का मतलब कुछ बच्चे सोचें कि ज़्यादा कम है मान, ऐसा नहीं है भाई। वेक्टर जब भी लगा होता है तो उसमें माइनस का मतलब है दिशा विपरीत दिशा है, यानी 1 पे लगने वाला 2 की वजह से जितना फोर्स लगेगा उतना ही 2 पे लगने वाला 1 की वजह से लगेगा, पर दिशा विपरीत है। तो अब यहाँ तक एक बात समझ में आ गई वेक्टर फॉर्म में कि 2 आवेश हैं उन पे बराबर बल लगता है, और उसी बराबर बल को यानी F12 या F21 दोनों आपस में परिमाण में बराबर थे, और उसी को हमने कूलाम के नियम में सिर्फ F से व्यक्त किया था। तो अब एक बात हमेशा समझ लेना कि ये 2 कूलाम है और ये 50,000 कूलाम, यानी 2 आवेश हैं, एक 2 कूलाम और एक 50,000 कूलाम का। तो ये मत समझ लेना कि ये 50,000 कूलाम वाला ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर धक्का मार देगा ये वाला, और ये इस पर नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो कि न्यूटन का तीसरा नियम था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था, न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो था, वो क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि अगर एक वस्तु दूसरी पर कुछ बल लगाती है तो उतना ही बल वो दूसरी वस्तु पहली पर लगाती है। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि भाई एक बहुत बड़ा आवेश है एक बहुत छोटा आवेश है तो वो बड़ा वाला तो छोटे वाले पे बल लगाएगा और छोटा वाला जो है वो बड़े वाले पे बल नहीं लगाता, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं, बराबर लगाते हैं और विपरीत दिशा में लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक दीवार पे धक्का मारूं, सपोज करके मैंने 10 न्यूटन के फोर्स से दीवार पे धक्का मारा है, तो वो दीवार भी मुझ पे 10 न्यूटन के फोर्स से ही धक्का मार रही है, और मैं जितना ज़्यादा बल लगाता जाऊंगा उस दीवार का भी मेरे पे उतना ही ज़्यादा बल लगता जाएगा। और इसको महसूस करने के लिए इतना काफ़ी है कि हम थक रहे हैं। भाई आप दीवार पे बल लगा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, यानी वो दीवार आप पे बल लगा रही है तभी तो आप परेशान हो रहे हो। समझ में आ रही है? या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींच रही है। हर कोई सोचता है कि पृथ्वी हम सबको खींच रही है, पर हम सब भी पृथ्वी को पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये भी। तो कूलाम का जो नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, या ये कह लें न्यूटन की गति के तीसरे नियम को, तृतीय नियम का पालन करता है। आगे एक और बात समझने की है, वो ये है कि ये जो बल है ये केंद्रीय बल है, यानी कूलाम के नियमानुसार जो लगने वाले बल हैं ये केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल फोर्स। केंद्रीय बल क्या होते हैं? केंद्रीय बल वो बल होते हैं जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली, केंद्रीय बल वो बल हैं जो एक ही रेखा में लग रहे हैं। सेंट्रल फोर्स यानी एक ही रेखा में। तो आप देख सकते हैं ये बल चाहे आकर्षण प्रकृति के हों चाहे ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति के हों, ये लग तो एक ही रेखा में रहे भाई, ये पूरी एक ही लाइन है। या फिर यहाँ पे देखो ये पूरी है तो एक ही लाइन, रेखा अनंत तक होती है, ध्यान रखना, इधर भी और इधर भी। तो इस पूरी रेखा पर एक ही रेखा में है, एक ही रेखा के अनुदिश लग रहे हैं, इसलिए ये बल कैसे बल हैं? केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्स। तो वैद्युत बल जो है कूलाम के नियम अनुसार वो कैसा है? केंद्रीय बल है। और एक और बात समझने की है, वो ये है कि कूलाम के नियम का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो भाई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस कूलाम के नियम का। परमाणुओं को आपस में जोड़े हुए है ये वैद्युत बल, परमाणुओं को आपस में जोड़े हुए है वैद्युत बल, और एक परमाणु में नाभिक है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और हमें ये बात पता है कि वो नाभिक है वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, यानी प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यानी फिर से अगेन वैद्युत बल, वो वैद्युत बल ही तो है जो उस परमाणु के होने में, एग्जिस्टेंस में काम आ रहा है। सोचो अगर ये वैद्युत बल नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, तो क्या परमाणु होता? सोचो क्या एटम होता, एग्जिस्ट करता एटम? भाई वैद्युत बल ही नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ ही नहीं घूमते, क्योंकि वो नाभिक ही तो है प्लस जो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है।
अब वैद्युत बल ही नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भग जाते, और जब इलेक्ट्रॉन कहीं भग जाते तो सोचो क्या परमाणु स्थायी होता? जब परमाणु स्थायी नहीं होता यानी परमाणु का अस्तित्व नहीं होता, तो परमाणुओं से अणु बना है और अणुओं से पदार्थ बना है और पदार्थ हम सब हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैद्युत बल नहीं होता तो हम सब ही नहीं होते, यानी हम सब पदार्थ इस वैद्युत बल की वजह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये वैद्युत बल ही इतना काम का जिसकी वजह से हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और हम ही नहीं, चाहे वो सजीव चीज़ हो कोई भी या निर्जीव हो, कुछ भी, एनीथिंग, हर चीज़ उस वैद्युत बल की वजह से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये वैद्युत बल नहीं होता ना तो हम सब टूट के बिखर जाते, क्योंकि परमाणु का स्थायित्व इस वैद्युत बल की वजह से ही है, और आपस में परमाणु भी जुड़े हुए हैं और अणु बना रहे हैं इस वैद्युत बल की वजह से, और अणु परमाणु भी आपस में जुड़े हुए हैं इस वैद्युत बल की वजह से, जो कि कभी ठोस का निर्माण करते हैं तो कभी द्रव का। तो कहने का मतलब है ये वैद्युत बल ही है जिसको हम लोग कभी महसूस भी नहीं करते। इतनी इंटरेस्टिंग बात है इस वैद्युत बल की, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की, कि ये है हर चीज़ जो कुछ भी है इस संसार में वो वैद्युत बल की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, और फिर भी हम वैद्युत बल पे ध्यान नहीं दे पा रहे। मतलब हमें महसूस भी नहीं हो रहा कि कोई फोर्स हम पे लग रहा है। कितनी अजीब बात है। हाँ, हमें ये महसूस हो रहा है कि ग्रेविटी लग रही है, क्योंकि हम छत से अगर जंप मारें तो नीचे गिर जाएंगे। हमें महसूस होता है कि हाँ कोई है गुरुत्वाकर्षण बल जो हमें खींच रहा है, पर इस वैद्युत बल पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, जो कि बिल्कुल ही एक तरह से छिपा हुआ फोर्स है। और कितना बैलेंस है इस फोर्स में, इस कुदरत का करिश्मा देखो, कितना नेचर में कितना बैलेंस बना के रखा हुआ है इस वैद्युत बल ने।